अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर कामरान। और आज लेक्चर 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 2 है नई किताब का काइनेमेटिक्स में। बेटा, आज की जो वीडियो है इसमें ख़ास तौर पे मैं दो टाइप्स के वेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। या यूँ समझ लीजिए कि इसके बगैर आप वेक्टर की अलजबरा या वेक्टर के कॉन्सेप्ट को कभी भी समझ नहीं सकते अच्छी तरह से। उनमें से पहला हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर, दूसरा हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ऐसा वेक्टर जिसकी कीमत 1 हो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा, सिंपल लफ्ज में। अब यार देखो, बात दरअसल ये है कि इतने बहुत सारे टाइप के वेक्टर हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स का वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि यार वेलोसिटी की कीमत जो है वो आपके किसी न्यूमेरिकल में या प्रैक्टिकल लाइफ में आप सेट करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड, तो वो एक आम वेक्टर है। जैसे तमाम वेक्टर होते हैं, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, फोर्स का। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि वेलोसिटी की कीमत किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे 1 मीटर पर सेकंड हो गई या 1 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो बेटा जब तुम उसकी कीमत को 1 कहोगे ना, तो उस वक्त वो वेक्टर अब वो आम ऑर्डिनरी वेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि अब वो फॉल कर देगा कौन सी कैटेगरी में? यूनिट वेक्टर में। तो अब समझ में आ रही बात कि जब किसी वेक्टर की कीमत एग्जैक्टली 1 होगी तभी तुम उसको जो है वो यूनिट वेक्टर का नाम दोगे, दर्जा दोगे, अदरवाइज वो एक आम ऑर्डिनरी वेक्टर ही रहेगा। अब क्योंकि ये वेक्टर एक खास वेक्टर है, लिहाजा बकिया वेक्टर्स के मुकाबले में इसको जो सिंबल दिया गया है वो ये हेड की अलामत दी गई है। तमाम वेक्टर हम शो करते हैं किससे? एरो से। लेकिन इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैप यानी हेड। और इसके लिए आमतौर पर जर्नल जो सिंबल है वो यू है। वैसे तो खैर जब तुम फोर्स का वेक्टर पढ़ोगे तो उस वक्त यूनिट वेक्टर एफ होगा। जब तुम एक्सेलरेशन का पढ़ोगे तो उस वक्त यूनिट वेक्टर तुम्हारे पास ए होगा। इसी तरह वेलोसिटी का भी होगा। अच्छा, अब देखो किसी भी वेक्टर को जो तुम लोग पहचानते हो वो यही कहते हो ना कि कोई भी वेक्टर जब तक वेक्टर नहीं कहलाएगा जब तक कि उसके पास दो चीजें ना हो। क्या ना हो? मैग्नीट्यूड ना हो और डायरेक्शन ना हो। अगर डायरेक्शन खत्म कर दी तो फिर वो वेक्टर नहीं है, और अगर मैग्नीट्यूड खत्म कर दी तो वो फिर वो क्वांटिटी नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उस सूरत में वो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। तो फर्ज कर लिया बेटा कि हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का वेक्टर समझ लो, और उसको मैं शो कर रहा हूँ वी से। वेक्टर की जगह पे क्या आ गया? वी। अच्छा, सब जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका या सिंबल क्या है? क्या आप इसके ऊपर से एरो हेड हटा दो। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करने का। तो चलो, पता चल गया कि वेक्टर तो हो गया वी, मैग्नीट्यूड हो गई इसकी सिंपल वी, लेकिन डायरेक्शन का सिंबल हमारे पास नहीं है। तो मैंने डायरेक्शन को अंग्रेजी में लिखा रहने दिया, वैसे जैसा है वैसी का वैसे रख दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगर फर्ज करो खुदा ना ख्वास्ता किसी वक्त इस वेलोसिटी के वेक्टर की कीमत, ठीक है, एक तरीका ये भी लिखने का है, एक तरीका ये भी लिखने का है मैग्नीट्यूड को। अगर फर्ज करो मान लो कि कितनी हो गई? 1 हो गई। तो उस सूरत में अब तुम्हारी यही इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं दोबारा लिखूं तो यहां पे क्या पुट करेंगे? मैग्नीट्यूड की जगह पर 1 और मल्टीप्लाई में डायरेक्शन। देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में और इसमें जो तुमने दोबारा से लिखी है एक फर्क नुमाया है। एक तो ये कि इसकी कीमत 1 हो गई, दूसरा तुमने यहाँ वेक्टर की अलामत जो एरो वाली है उसको रिप्लेस कर दिया है किससे? हेड की अलामत से। क्यों क्यों किया रिप्लेस? क्यों इसलिए किया बेटा क्योंकि जब तुमने कीमत 1 कर दी तो वही बात हो गई जो हमने पहले कही थी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? यूनिट वेक्टर में। अच्छा, 1 की तो खैर मल्टीप्लीकेशन में कोई खास अहमियत नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास जो वी कैप है उसका आंसर एक जस्ट डायरेक्शन ही आया। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके जरिए से आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं किसी भी वेक्टर की। फॉर एग्जांपल इस वक्त सिचुएशन जो हमारी है इसमें हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी का वेक्टर। तो वेलोसिटी के वेक्टर के हिसाब से जो डायरेक्शन बनी वो वी कैप बनी। अगर फोर्स का वेक्टर होता तो एफ कैप बनती।
इसी तरह अगर मोमेंटम का वेक्टर होता तो पी कैप बनती। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 को बेटा एक बार फिर लिखा, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड, और देखो डायरेक्शन की जगह पे अब हमारे पास बाकायदा एक मैथमेटिक्स के हिसाब से सिंबल है, और वो क्या है, वी कैप। तो ये किसी भी वेक्टर की प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म बन गई है, यानी अब तुम इसको अपने न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। तो इस इक्वेशन का फायदा, हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो डेफिनेटली वी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो बाहर ऐसा लग रहा है कि यार इसका कोई खास काम तो नहीं था, जो सर ने बताया था कि यार बड़ा अहम वेक्टर है, अहम यूं है, फला है, ढमाका है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन बेटा जब इसको आगे चलेंगे ना, यूज करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। लेकिन उससे पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, नाम से जाहिर है ये भी सिंपल कि एक ऐसा वेक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए, टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आप ओरिजिन देखो, लफ्ज मजबूरी है, डेफिनेशन बताते वक्त ना कुछ इस किस्म की टर्म्स होती हैं, ओरिजिन और लोकेशन, चलो पोजीशन, तो बच्चा कंफ्यूज हो, अभी यार तो फिजिक्स आ गई तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, ओरिजिन कुछ ना कुछ खतरनाक चीज होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ओरिजिन वो चीज है जहां से तुम अपनी कैलकुलेशन लेना स्टार्ट करो, यानी जिसको तुम अपना बेस कैंप मान लो। अब मान लो कि यार मैं यहाँ खड़ा हूं, तो कैमरे में तुम्हें आ रहा होगा, दिख रहा होगा ये आखिरी हिस्सा, ठीक है। अब इसके बाद का हिस्सा तुम्हें नहीं दिख रहा, खैर मुझे तो दिख रहा है, ऐसी बात है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ दीवार है, ठीक। तो बेटा ये जो कोना है ना पूरा, जो ऊपर की तरफ जा रहा है छत तक, ये फर्ज कर लो, मान लो क्या है, वाई एक्सिस। और जो डेफिनेटली ये वाली दीवार जो है, इसका जो एंड हिस्सा है, जो लाइन चल रही है, उसको मान लो एक्स एक्सिस। इसी तरह जो बोर्ड से बाहर की तरफ जो दीवार, साइड वाली दीवार चल रही है, उसका ये पूरा किनारा मान लो जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे निज़ाम को हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो सेट बनता है ना, इसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसकी जो अहमियत है वो इस हद तक है कि इसके ज़रिए से आप बाकायदा विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। तो बेटा ओरिजिन क्या हुआ हमारा, वो पॉइंट, यानी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है, उसको हमने नाम दे दिया ओरिजिन का। अब मैं उसके लिहाज से तमाम कैलकुलेशन अपनी, या तमाम तरह की जो पोजीशंस है मैं स्पेसिफाई करूंगा। इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, पंखा है और एसी है, लाइट है, तो उन तमाम चीज़ों की पोजीशन को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ओरिजिन पर। अब मैं कहता हूँ यार कि एक्स एक्सिस पर 3 फीट में यूँ जाता हूँ, यानी आगे की तरफ जाता हूँ, और जेड एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल 5 फीट। और बेटा जेड एक्सिस जो कि मैंने इस तरफ बताया था आपकी तरफ, जेड एक्सिस पे मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल 4 फीट। दोबारा सुन लो, 3 फीट गया एक्स एक्सिस पर, 5 फीट गया मैं वाई एक्सिस पर, और 4 या 5 फीट गया मैं जेड एक्सिस पर। तो जो हम पहुंचेंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कैमरे पर, जो जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, मोबाइल कैमरा है। तो अब ये बताने का तरीका जो है, इसको हम बार बार क्या इस तरह ही बताएंगे कि 3 फीट यहाँ गए, फिर 5 फीट इधर गए, फिर 5 फीट इधर गए। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब वो है क्या, इसको जरा देखो। देखो हमने पोजीशन वेक्टर को शो किया है आर से। अच्छा, इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि कोई भी वेक्टर बेटा अपनी बुनियादी अज्जा में डिकम्पोज हो जाता है। उसका एक कंपोनेंट x होता है, दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में होता है, तीसरा कंपोनेंट z डायरेक्शन में होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। इफ द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस या अलोंग x एक्सिस, अब आपको ये बात तो यहां डिस्कस की जा चुकी है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर, यानी कैप की अलामत लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो x एक्सिस की डायरेक्शन को कह सकते हैं एक्स कैप भी कह सकते थे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को वाई कैप भी कह सकते थे, बट स्टैंडर्ड बनाने हुए हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को नाम दिया है आई कैप का। हमसे मुराद इंटरनेशनल में तमाम जगहों पे, फिजिक्स के अंदर तमाम बुक्स में वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बेटा नाम दिया गया है जे कैप का, और इसी तरह जेड एक्सिस की डायरेक्शन को नाम दिया गया है के कैप का। तो उस सूरत में जब तुम इस वेक्टर को दोबारा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो ये क्या चीज है, आर एक्स वेक्टर,
जैसे यहाँ v वेक्टर था, ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो बेटा अगर यहाँ rx वेक्टर है तो ये भी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। rx की मैग्नीट्यूड क्या होगी, जस्ट rx बगैर वेक्टर के, ये क्या कहलाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड। और बेटा rx की डायरेक्शन क्या है, आई कैप। इसी तरह ry वेक्टर की जगह पे क्या लिखोगे, ry मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ry डायरेक्शन। तो बेटा ry की मैग्नीट्यूड क्या होगी, जस्ट ry, और y एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, j कैप। फाइनली rz, तो rz की जगह पे क्या आ गया, rz मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय z एक्सिस की डायरेक्शन जो कि k कैप है। तो ये पोजीशन वेक्टर को लिखने का एक बिल्कुल आसान सा एक जर्नल तरीका है, जो आप किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज की लोकेशन को या पोजीशन को इस वेक्टर के जरिए से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वो बना के दिखा दिया जिसकी भी मैंने एग्जाम्पल दी थी कि वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो बना के भी दिखा दिया। देखो इसमें एक तरतीब है, इसका भी ख्याल रखना होता है कि इसमें एक्स एक्सिस की कीमत हमेशा पहले आती है, वाई की बाद में आती है और जेड की उसके आखिर में आती है। इसी तरतीब को क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है किसी एक प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए, यानी ऐसा है ना कि समझो कि स्वीडन में एक किताब लिखी गई फिजिक्स की, अब वो जी वाई पहले लिखता है, जेड बाद में लिखता है और एक्स सबस्टैंड पे लिखता है। इंडियंस कुछ और लिखते हैं, पाकिस्तानी कुछ और लिखते हैं, तो यार तो इसी में ही आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या तरतीब पता नहीं कौन सी वाली है, इंडियन वाली है, स्वीडन वाली है, पाकिस्तानी वाली है। तो इसलिए एक पेज पे आने के लिए हमने क्या कर लिया कि एक्स की कीमत पहले, वाई बाद में, जेड आखिर में, इंग्लिश की तरतीब के हिसाब से, और इसको नाम दे दिया गया ऑर्डर्ड पेयर का। किसका नाम दिया गया, ऑर्डर्ड पेयर का। तो अब आपके सामने एक पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं मैं, 2i + 3j + k। इसको बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह भी, 2 3 और कुछ नहीं है तो क्या है ये 1, यानी पहली कीमत किसकी है, एक्स एक्सिस की, बेटा दूसरी कीमत किसकी है, वाई एक्सिस की, और तीसरी कीमत किसकी है, जेड एक्सिस की। तो अब अगर तुम्हें इस पोजीशन वेक्टर की कीमत मालूम करनी हो, तो पोजीशन वेक्टर की कीमत मालूम करने के लिए बेटा ये लेक्चर नंबर 2 में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर आखिर में हम जेड कंपोनेंट का भी स्क्वायर कर लेंगे। एक्स कंपोनेंट कौन होगा, जिसके साथ आई लिखा है, वाई कंपोनेंट कौन होगा, जिसके साथ जे लिखा है, और आखिर में जेड कंपोनेंट जिसके साथ के लिखा है। सबके स्क्वायर किए, आंसर निकला 3.74 फीट। अब ये 3.74 फीट का मतलब पता है क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी है उसमें आर क्या है, 2i है, 3j है और 1k है। इसका बेटा मतलब है कि आपने अगर ये वाला हिस्सा ओरिजिन माना, जैसे ये कॉर्नर आपने ओरिजिन माना है, तो एक्स एक्सिस पे आप चलेंगे 2 फीट, बेटा वाई एक्सिस पे जाएंगे आप 3 फीट ऊंचाई पर, और जेड एक्सिस यानी आपकी तरफ 1 फीट। तो जो भी पोजीशन आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ की इस पॉइंट की पोजीशन, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इस पॉइंट की पोजीशन डायरेक्टली ओरिजिन से, यानी अगर मैं लंबा सी लाइन खींचूं और वो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचे वो लाइन, तो उस लाइन की लंबाई कितनी होगी, तो बेटा वो ये आंसर है 3.74 फीट। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था पोजीशन वेक्टर का और यूनिट वेक्टर का बेटा। अब इसके हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो बाकायदा तौर पे आप उसकी मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, एडिशन भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी इसके अंदर हमारी मुफीद मालूमात छुपी हुई हैं जो न्यूमेरिकल के साथ ही क्लियर होंगी।